तो ग्रोथ मॉडल्स टू टाइप के हैं। हम ग्रोथ मॉडल को पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि ग्रोथ मॉडल पढ़ने के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि पॉपुलेशन को किस तरीके से आप कंट्रोल करोगे। टू ग्रोथ मॉडल्स हैं। नंबर वन पे आता है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्रोथ भाई, ठीक है। तो अगेन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी होगी, देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आइडियल कंडीशन में नहीं होती है, ठीक है ना। इनके अगर मान लो ऐसा कभी भी नहीं होता नेचर में कि भाई जो फूड रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब एक बार चलो फूड बढ़ जाएगा, मान लो बारिश हुई, उनका जो नंबर है वो एकदम से बढ़ जाए, क्योंकि वहां पर जो क्रॉप है वो नई नई लगी है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि क्रॉप एकदम से खत्म हो जाएगी और उनका नंबर भी एकदम से डिक्लाइन डिक्लाइन हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर जो हमें पैटर्न है, ग्रोथ पैटर्न वो देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे ही फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो जो ग्रोथ है वो एकदम से शार्प इंक्रीज करेगी इस तरीके से, ठीक है। फिर एक स्टेज ऐसे आएगी, यहां से ऊपर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ से एकदम से शार्प डिक्लाइन आएगा इस तरीके से, जैसे ही जो अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज है वो डिक्रीज हो जाएगी, आपकी जो ग्रोथ कर्व है वो एकदम से शार्प उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगी? जब हमारे पास जो फूड रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हो जाए भाई, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड स्पेस क्या हो जाए? अनलिमिटेड हो जाए, तभी हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो देखने को मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट यही बताना आपने इसमें, ठीक है। और इसको आप मेजर कैसे करोगे? द इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं, कल भी हमने बात की थी। एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड को टी से मानते हो। टाइम पीरियड आप एक महीना हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं, एक साल, जो भी आप इसमें लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप dn डिवाइडेड बाय द dt, ठीक है। और यहां पर तो मान लो dn डिवाइडेड बाय द dt, यानी पॉपुलेशन कितने टाइम में कितनी बढ़ी है, ये किसके बराबर होगी? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीपल, ये एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द पॉपुलेशन नंबर, या फिर कह सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला भाई। तो इसको आप और सिंपल फॉर्मूला सिंपल लैंग्वेज में आप करोगे तो बर्थ रेट और डेथ रेट को मानते थे, कल हम बात की थी इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको आप आर से डिनोट कर सकते हो। अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो आर की वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी, और अगर डेथ रेट ज्यादा है तो आर की वैल्यू नेगेटिव में आएंगी। तो मतलब बी माइनस डी की जगह पे आप आर लिख सकते हो। तो जब इनकी जगह पे आप आर लिखोगे तो जो हमारा फॉर्मूला था ये क्या हो जाएगा? डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ठीक है। अब आपको पता है अगर जो आर है, ठीक है, आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भाई। अगर कंडीशन अनकंट्रोलेबल है, आप कह सकते हो अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो इस जो आर है इसके आगे आप लिखोगे आर मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम आर हो जाएगा आपका। और फॉर एग्जांपल ये जो आर होता है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है भाई। फॉर एग्जांपल मान लो ये रेट है, नॉर्वे रेट है, इसके लिए जो आर की वैल्यू है ये 0.015 है, ठीक है। यानी कि ये आर कैसे निकाला? अगेन बर्थ रेट में से हमने डेथ रेट को माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगेन जो आर है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। हमने एग्जांपल के लिए दो एग्जांपल लिए हैं, एक तो लिया फ्लोर बीटल का जिसका जो आर है वो 0.12 है, और जो नॉर्वे रेट है इसका आर की वैल्यू कम है, मतलब यहाँ पर जो डेथ रेट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोर बीटल, वहां पर जो डेथ रेट है वो कम है। जो वैल्यू आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर आप 0.015 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 0.12 है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर क्या है, इस केस में बीटल वाले केस में क्या है, जो डेथ रेट है वो कम है, लेकिन जो रेट के केस में जो डेथ रेट है वो ज्यादा है। बना के आना पड़ेगा अभी एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा नोट कर लोगे। अगेन यहाँ पर एक के वैल्यू है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, होती है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि जो नेचर है वो इस इतनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा अगर ग्रोथ हो रही है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो फूड है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो में अगेन ये फॉर्मूला आप लिख दोगे, आर मैक्स हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम कंडीशंस क्या है? आइडियल, मतलब आप कह सकते हो फेवरेबल है, सब कुछ है, फूड है, स्पेस है, प्रेडेशन प्रेशर नहीं है, वेदर कंडीशन अच्छी है, ठीक है। तो उस केस में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो फॉर्मूला रहेगा वो डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर मैक्स बाई एन, ठीक है। इसके बाद भाई नेक्स्ट आते हैं, तो अगेन आर हमने बात कर ही ली है, तो आर क्या हो जाएगा? बर्थ रेट में से आप मोर्टिलिटी को डिक्रीज कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगी? जब बर्थ रेट इक्वल हो जाए डेथ रेट के, तब आर क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो ये बात है? ठीक है। तो अगेन यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन साइज, अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बराबर हो जाए, यानी कि एक पॉपुलेशन उसमें से एक साल में 10 आदमी की डेथ हो रही है, 10 का ही बर्थ हो रहा है, तो उस टाइम पर जो पॉपुलेशन साइज का जो फॉर्मूला हो जाएगा उसको आप ये लिख दोगे, डी बाई डी टी इक्वल टू आर एन,
वहां पर आर क्या हो जाएगा, आर जीरो है एक तरीके से वहां इंस्टेंटेनियस ग्रोथ। ठीक है, ये क्या होता है, अगर जो ग्रोथ है वो शॉर्ट टाइम में, थोड़ा टाइम है और एकदम से बढ़ जाए, जैसे कि हमने कल वो इंसेक्ट की बात कर रहे थे हम, जो बारिश के टाइम पे वो मक्खियां सी निकलती हैं, तो वहां पर जो ग्रोथ होगी वो एकदम से बढ़ेगी। ठीक है, तो वहां पर आप लिखोगे डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर आई एन एस टी इंस्टेंटेनियस एंड एन एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, थोड़ा चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ पैटर्न, कि ग्रोथ पैटर्न क्या है। अगर ग्रोथ पैटर्न जीरो है यानी कि आर की वैल्यू जीरो है तो ये हो जाएगा। अगर आर आपका मैक्सिमम है तो आर मैक्स लिख दोगे। आर आपका इंस्टेंटेनियस है तो आप आर आई एन एस टी लिख के एन लिख दोगे आप। ठीक है, इसके बाद भाई ये जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, इसका अगर इंटीग्रल फॉर्म की बात करें, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई आर टी। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला है, यानी कि इसकी इंटीग्रल फॉर्म है, ये मैथमेटिकल फॉर्म आप कह सकते हो। यहाँ पर एन टी रिप्रेजेंट कर रही पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर ए टाइम पीरियड टी। ठीक है, यानी कि जो एन टी शुरू में लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी है ये, अगेन अकॉर्डिंग आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, यानी कि मान लो 2 साल बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हुई। ठीक है, उसके बाद एन नोट का मतलब है शुरू में कितनी थी, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी। आर आपको पता है नेचुरल इंक्रीज होता है ये, और ई यहाँ पर जो ई वैल्यू आई है ये क्या होता है भाई, बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम है, इसकी वैल्यू होती है 2.718, इतना आप याद कर, यानी कि 2.718 इतना आप याद कर सकते हो। तो इसकी बेस पर जब आप एमएससी में पढ़ोगे तो इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको एक वहां पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, आपको बताएंगे कि कंडीशंस देंगे कि भाई एक प्लांट है या फिर एक एनिमल है, इसकी जो ग्रोथ है वो इतने टाइम में इतनी हो गई है। ठीक है, तो आपने फिर वो खुद डिसाइड करना कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना, आपने ये फॉर्मूला लगाना है, इंस्टेंटेनियस वाला लगाना है, या फिर आप नॉर्मल जो फॉर्मूला वो लगाना है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा मैथमेटिकल या फिर कैसे तो थोड़ा लॉजिकल जो थिंकिंग आपकी वो काम में आती है। अभी के लिए आपने जस्ट सिंपल बेसिक्स है वो पढ़ना है कि भी हम ये अलग अलग फॉर्मूला लगा के जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद भी जो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है इसको हम जे शेप ग्रोथ कर्व बनेगा ये आपको, जिसके आपको यहाँ पर जो ग्रीन लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, तो अगेन ये जो ग्रीन लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, जिसको हम जे शेप ग्रोथ कर्व बोलते हैं। और एग्जांपल हम अगेन कल भी हमने बात की थी क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका, वहां पर क्या हो गया, जैसे हंटिंग बैन हुई वहां पर जो ग्रोथ कर्व हमें जे शेप का है वो दिखाई दे रहा है। तो ये एलिफेंट वाला एग्जांपल आप लिख सकते हो। ठीक है, वहां पर जो हंटिंग थी वो लगभग 1955 1960 के आसपास जो हंटिंग है वो बैन कर दी गई, और जैसे हंटिंग बैन हुई एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो एकदम राइज होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद भाई सेकंड जो मॉडल है आपके सिलेबस में वो है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भाई। ठीक है, इसको आप एस, इसका जो ग्रोथ करो बनेगा वो हमारा एस पैटर्न का बनेगा भाई इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि प्रैक्टिकली कोई पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हो लिमिटेड हो। ऐसा होता कभी नेचर में कभी नहीं होता है, चाहे वो आप इंसेक्ट लगा लो प्लांट लगा लो, उनकी एक टाइम पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही उनकी जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फूड है चाहे वो स्पेस है चाहे वो वेदर कंडीशंस है, लेकिन जैसे वो इंप्लीमेंट होती हैं उनका नंबर वो डिक्रीज हो जाएगा या फिर स्टेबल हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दिस लीड टू द कंपटीशन भी, तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वहां पर क्या होगा, उस पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और कंपटीशन होगा तो अगेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमें देखने को मिलेगा। एक टाइम पीरियड पे पहुंचने के बाद जो ग्रोथ कर रहा है वो स्टेबल हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि फूड उतना ही है और वहां पर कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनमें कंपटीशन होगा और फिर वहां से कुछ की डेथ हो जाती है, तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हम यहाँ पर एग्जांपल देखें हम, तो यहाँ पर क्या था भी, इनिशियल पॉपुलेशन कम थी, टाइम बढ़ा, पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसोर्सेज है हमारे पास, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर यहां पर आते आते क्या हुआ, ये जो के है इट इज स्टैंड फॉर कैरिंग कैपेसिटी, यहां पर आने के बाद क्या हुआ, पॉपुलेशन इससे ज्यादा नहीं बढ़ रही, ऐसी चल रही पॉपुलेशन अब आगे आपकी। क्यों, क्योंकि नेचर में जो रिसोर्सेज हैं वो तो उतने ही है। अब मान लो बर्थ रेट तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में जो रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग जो कंपटीशन है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, जो डेथ है, डेथ रेट है उसका नंबर भी बढ़ेगा, तो डेथ रेट का नंबर बढ़ेगा तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो आपकी इस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने आप को स्टेबल कर लेती है, इससे ज्यादा ना ही तो कम होती है ना ही इससे ज्यादा होती है, ये स्टेबल चलती रहती है।
ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल सेकंड पॉइंट इसके बाद, देयरफॉर इन ए गेम गिवन हैबिटेट भाई, ठीक है, हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, यानी कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट, हैबिटेट मतलब एक जगह, एक लोकेलिटी, वहां पर जो रिसोर्सेज होते हैं उतने होते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज उतना ही है, तो फिर कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो फिर हमें जो डेथ रेट है वो शार्प इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, और अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन है वो एक स्टेबल होके रह जाएगी, एक पॉइंट पे आके स्टेबल होके रुक जाएगी। सो पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, यानी कि उस पॉइंट के आगे ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो सकती। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। भाई इस पॉइंट को बोलोगे कैरिंग कैपेसिटी, मींस एन क्या होता है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है अगेन आपकी, ठीक है, रिलेशन टू द टाइम टी, लॉजिस्टिक जो ग्रोथ कर्व होती है शोइंग द सिग्मोइड ग्रोथ कर्व या फिर एस शेप ग्रोथ कर्व भाई, ठीक है, आल्सो कॉल्ड वरहल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, या फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, ब्रैकेट में लगाओगे आप के कैरिंग कैपेसिटी माइनस पॉपुलेशन डेंसिटी डिवाइडेड बाय द अगेन कैरिंग कैपेसिटी भी, तो इसका जो फॉर्म, ठीक है, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाय द के कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। सो दिस मॉडल इज मोर रियलिस्टिक भी, यानी कि नेचर में ये मॉडल हमें रियलिस्टिक दिखाई देता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ सकती, चाहे वो कोई भी इंसेक्ट हो, अगर मान लो लगातार बढ़ती चली जाए तो अर्थ के ऊपर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारे वही हो जाएंगे बस, ठीक है। एक क्वेश्चन है हम आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताना आपने, कि अगर मान लो एक आपने कप लिया है, ठीक है, आप, मैं यहाँ पे कप ड्रॉ कर देता हूँ इवन आपके लिए, ठीक है, ये कप है, इसमें जो बैक्टीरिया आपने डाले हैं वो 59 मिनट्स में, आपने मान लो पहले एक बैक्टीरिया डाला था, और जब 59 मिनट्स हुई तो ये जो कप आपका ये हाफ फिल हो गया अभी, ठीक है, यानी कि यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 मिनट में एक बैक्टीरिया था, और जब 59 मिनट हुई तो ये जो बैक्टीरिया है इस कप को हाफ इन्होंने फिल कर दिया है। अब ये जो हाफ कप है इसको फिल करने में ये कितना और टाइम लेंगे? एक कप लिया आपने, एम्प्टी कप लिया, ठीक है, आपने वहां पर एक बैक्टीरिया डाला, और वो बैक्टीरिया लगातार डिवाइड कर रहा है, आपको पता बाइंडिंग फ्यूजन से डिवाइड करते हो, और 59 मिनट्स लगी उसको, उस एक बैक्टीरिया को, उस कप में इतने बैक्टीरिया हो गए, कप आधा भर गया आपका, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आधा पोर्शन बचा हुआ, मान लो 50% भर गया है, 50% और बचा है, 50% फिल हुआ है 59 मिनट्स में, अब आपने 50% को और फिल करना है तो इसको कितना और टाइम लगेगा? इसका आंसर आएगा अगली 1 मिनट में, क्योंकि अब ये जो 50% है बैक्टीरिया, यानी कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर 50 बैक्टीरिया मान लो आप, जो सिंपल, ठीक है, तो 50 आपको पता है बैक्टीरिया बाइंड डिफ्यूजन डिवाइड करते हैं, तो जब इन 50 को डिवाइड होंगे तो 50 और नहीं बन जाएंगे, और ये 1 मिनट में अपने आप को डबल कर रहा है, तो अगली 1 मिनट में जो कप आपका फुल भर जाएगा। बैक्टीरिया बाइंड डिफ्यूजन से डिवाइड करते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो उन्होंने 59 मिनट लगाई हैं कप को आधा भरने में, अब हम बैक्टीरिया का नंबर बात नहीं कर रहे, मान लो उसमें 1,000 बैक्टीरिया है या 1 लाख बैक्टीरिया है, ठीक है, अब वो जो 1 लाख है वो डिवाइड करेंगे अगली 1 मिनट में बाइंड डिफ्यूजन से, तो 1 लाख की कितने हो जाएंगे? 2 लाख हो जाएंगे। 1 लाख में आपका कप आधा भरा था, और अगले 1 लाख में कप आपका फुल भर जाएगा। सेप ग्रोथ कर्व है, फिर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, इट इज मोर रियलिस्टिक इन नेचर because no population growth can sustain exponential growth indefinitely, because as there will be competition for the basic needs। आपको पता है बेसिक नीड्स के लिए लगातार कंपटीशन होता रहता है, इसलिए नेचर में कोई भी जो पॉपुलेशन है वो लगातार एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ सकती, ठीक है। इसके बाद ह्यूमन पॉपुलेशन जो ग्रोथ कर्व है ये हमेशा एस शेप शो करता है, ठीक है, और इसके बाद आपको पता है पॉपुलेशन हम अगेन ये ऐसे भी तभी पॉसिबल है जब हम लोग चाहें, मतलब हम जब एजुकेटेड हो जाए, हम ये कहें कि भाई हम दो हमारे दो, ये जो स्लोगन है, ठीक है, इसको अगर फॉलो करें तभी ऐसे पॉसिबल होगा। अगर हम दो हमारे 11 हो गए फिर तो पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन के लिए अगेन ये जो वर्ड लिखा हुआ है, यानी ऐसे इफ इफर्ट आर बीइंग मेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर इफर्ट किए जाते हैं तभी एस्केप पॉसिबल होगा, ठीक है।
टू रिड्यूस द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड मेक इट स्टेशनरी। भाई उसको स्टेशनरी बढ़ाने के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तभी हमें लॉजिस्टिक जो ग्रोथ कर्व है वो देखने को मिलेगा, नहीं तो ये भी एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज नॉट जे शेप्ड। भाई तो आपने ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कैसा होगा, तो उसका आंसर रहेगा एस शेप रहेगा, जे शेप नहीं होगा। तो कौन कौन चीजें लिमिट करती हैं, मैंने आपको 3 पॉइंट पहले बता दी थी, फूड, प्रेडेशन प्रेशर एंड वेदर। ठीक है, नो पॉपुलेशन कैन कंटिन्यू ग्रोइंग फॉर एवर, ये लाइन आपको पता है। कोई पॉपुलेशन लगातार फॉर एवर के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल पहले डायनासोर होते थे, आपको पता है जब आपने इवोल्यूशन पढ़ा है तो आपको पता है कि कोई भी पॉपुलेशन ऐसे नहीं अर्थ के ऊपर जो लंबे टाइम तक डोमिनेट की हो। एक टाइम ऐसा था कि भाई मान लो अगर हम प्लांट की बात करें तो आपको पता है पहले ब्रायोफाइट डोमिनेट करते थे, फिर टेरिडोफाइट डोमिनेट करते थे, फिर जिम्नोस्पर्म ने डोमिनेट किया, अब एंजियोस्पर्म डोमिनेट कर रहे हैं। अब एंजियोस्पर्म में आपको पता है मोनोकोट डाइकोट हो गई, तो हो सकता है अगले आने वाले टाइम में मोनोकोट है वो डोमिनेट करें। मतलब इस लाइन का मतलब यही है, अगर ये जो स्लो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स है अगर ये भी रिप्रोडक्शन लगातार करते रहे, लिमिटेड करते रहे, हालांकि स्लो करते हैं, ये 1-2 साल लग जाती है इनको बर्थ करने में, ठीक है, लेकिन अगर ये रिप्रोड्यूस अनलिमिटेड करते रहे तो इनके जो रिसोर्सेज हैं, इनका जो खाना है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है, चाइना वाली को हमने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद भाई लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। ठीक है, डार्विन जो फिटनेस है भाई इसको हाई आर वैल्यू बोलते हैं। डार्विन डार्विन आपको पता है, डार्विन फिटनेस मतलब जिनकी हाई वैल्यू आर वैल्यू ज्यादा होगी, बर्थ रेट ज्यादा होता है। पॉपुलेशन इवोल्व मैक्सिमम देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस इन द हैबिटेट वेयर दे लिव, यानी कि डार्विन फिटनेस वो पॉपुलेशन होगी, यानी कि वो पॉपुलेशन होगी जो जिनका जो आर है, आर मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, under particular set of selection pressure organism evolve toward most efficient reproductive strategy भी। तो अगेन अगर एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है हर एक स्पीसीज का कि कुछ सिलेक्ट हो जाती हैं और कुछ वेनिस्ट हो जाती हैं, तो ऑर्गेनिज्म इवोल्व टुवर्ड मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपने आप को इस तरीके से इवोल्व करते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकें। ठीक है, तो हमने इसके बेस पर जो रेट ऑफ ब्रीडिंग है ये वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज। आपको पता है फॉर एग्जांपल सम स्पीसीज ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। फॉर एग्जांपल पैसिफिक सालमन फिश होती है या फिर जो बेम्बू का प्लांट होता है, इसमें पूरे जीवन में एक ही बार फूल आते हैं, या फिर जो सालमन फिश होती है ये एक ही बार अपने जो यंग वन को प्रोड्यूस करती है। लेकिन आपको ये भी पता है कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं वो बहुत ज्यादा टाइम यानी मैनी टाइम अपनी लाइफ साइकिल में रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, लाइक बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, दोनों केस हो गए। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो केवल अपनी लाइफ साइकिल में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लगातार करते रहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता दें इन्होंने, कुछ सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो आपकी फ्रॉग है, ठीक है, फिशेज हैं, ये स्मॉल साइज के या फिर ओस्टर आप कह सकते हो, स्मॉल साइज के बहुत सारे जो स्प्रिंग एक साथ प्रोड्यूस करते हैं ये। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो स्मॉल नंबर प्रोड्यूस करते हैं लार्ज साइज के, लाइक मैमल्स हो जाएंगे, वेल्स हो जाएंगे, एलिफेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन प्रेशर के अकॉर्डिंग सर्वाइवल स्ट्रेटजी है कि भी कितना नंबर प्रोड्यूस करना है। तीसरा वेरिएशन बता दी इन्होंने, लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव इवॉल्वड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट imposed by the biotic and abiotic components of the habitat in which they live। तो अगेन इनके अलावा भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर हमेशा जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनका जो प्रेशर है वो लगातार बना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखना पड़ता है कि रिप्रोडक्शन ज्यादा करें, कम करें, या फिर कितना करें। ठीक है ना, मतलब कम भी करेंगे तो भी दिक्कत है, मान लो एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं वो, तो हो सकता है कोई बीमारी आए, कोई शिकारी आए उसको मार दे, तो भी गड़बड़ है। ज्यादा करें तो फिर फूड की अवेलेबिलिटी की चक्कर है, ठीक है, स्पेस के लिए दिक्कत है। तो इन्होंने ये क्या करते रहते हैं ऑर्गेनिजम्स अपने आप को इवोल्व करने के लिए अपनी जो स्ट्रेटजी उसको लगातार चेंज करते रहते हैं। सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा इकोटाइप, और इसके बाद पढ़ेंगे हम इकोटोन। दो टॉपिक और हैं हमारे। तो इकोटाइप क्या होता है, सम टाइम ग्रेजुअल चेंज हैपन, यानी कि देखो दो टाइप के चेंज होते हैं। एक चेंज ऐसे होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं धीरे धीरे, जैसे कि मान लो पहले जो ह्यूमन बीइंग है उनके बॉडी के ऊपर हेयर होते थे, उनके
पूंछ वगैरह भी थोड़ी बहुत होती थी, ठीक है, और उनका आईक्यू कम होता था लेकिन मसल्स ज्यादा होती थी। फिर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अब हाइट कम होनी स्टार्ट हो गई, बॉडी पे हेयर चले गए हैं, और जो आईक्यू है, ब्रेन है, वो थोड़ा बढ़ने स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दी आर द ग्रेजुअल चेंजेस। इनके अपोजिट में आप अगर मान लो कुछ ऐसे चेंज हो जो एकदम से हो जाए, मान लो अभी कोई ऐसा वायरस आ जाए जिससे 50% पॉपुलेशन खत्म हो जाए और 50 बच जाए, जो बचेगी वो अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंज कर लेगी, तो जो चेंज होंगे वो सडन होंगे एकदम से, ठीक है। तो जो सडन चेंज होते हैं इनको बोलते हैं भी स्टेप क्लाइंस, ठीक है। तो जो स्टेप क्लाइंस यूजुअली हैपन व्हेन देयर इज ए बिग चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट में अगर कोई बड़ा चेंज होगा तो क्या होगा, सडन चेंज आएंगे। अगेन जो चेंज होते हैं दो टाइप के होते हैं, ग्रेजुअल चेंज और सडन चेंज, ठीक है। तो जो सडन चेंज आते हैं उनकी वजह से क्या हो जाता है भाई, एक जो पॉपुलेशन है दूसरी पॉपुलेशन से अलग हो जाती है एकदम से, वो आपको अलग ही दिखाई देंगे। उस पॉपुलेशन को आप बोलोगे, उस पैटर्न को आप बोलोगे इकोटाइप। मींस व्हेन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज सडनली, ठीक है, एकदम से वो चेंज हो जाए उनके अंदर, एंड अडेप्ट टू दिस न्यू इन्वायरमेंट, और अपने आप को अडेप्ट भी कर लें, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे इकोटाइप, ठीक है। तो इकोटाइप क्या होता है कि इन्वायरमेंट में सडन चेंज आए, और सडन चेंज आने के बाद जो पॉपुलेशन है वो उसको अडेप्ट कर ले, ठीक है, और वो जो चेंज है उनके जेनेटिकली हो जाए, फिर उनके जीन में चेंज हो जाए, जस्ट सिंपल। और फिर चेंज डीएनए में चेंज होने के बाद वो जो पॉपुलेशन सरवाइव करेगी उसको बोलोगे इकोटाइप भाई, ठीक है। For example, a population inhabiting in mountain top may differ from the population of the same species in the valley below भाई। यानी कि एक टॉप के ऊपर पॉपुलेशन है, एक नीचे घाटी में पॉपुलेशन है, एक ही स्पीसीज की, एक ही टाइप की प्लांट है। तो जो टॉप पे है वो ऑब्वियसली बात आपको अलग दिखाई देगी जेनेटिकली जो नीचे है। टॉप पे सिंपल सी बात है, वहां पर उनको सनलाइट ज्यादा गिरेगी, वेदर कंडीशंस हार्श होंगी एज कम्पेयर टू जो नीचे है, ठीक है। तो दोनों पॉपुलेशन आपको अलग अलग दिखाई देंगी, स्पीसीज एक ही है, चाहे आप कोई भी प्लांट का नाम ले सकते हो, यहाँ पर मैंगो ले सकते हो, रोज ले सकते हो, तो उसी की दो अलग अलग वैरायटी, ठीक है। तो और इसको बोलोगे आप इकोटाइप है, ठीक है। इसके अलावा हमने फिर एग्जांपल लिया है एक येरो प्लांट होता है, अकेलिया मेलिफोलियम भाई, इसका बोटनिकल नेम है। तो जो प्लांट होता है ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ग्रो करता है, मोस्टली अमेरिका, हाँ, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में ग्रो करता है। यहाँ पर आप देखोगे प्लांट एक ही है ये, ठीक है। प्लांट का नाम आप बता सकते हो अकेलिया मेलिफोलियम। अगर ये प्लांट अगर लोअर एल्टीट्यूड पे ग्रो करता है, यहाँ पर एल्टीट्यूड आप देखोगे 100, सॉरी 1000, 2000, 3000 एंड 4000, ठीक है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता चला जाएगा इनकी जो प्लांट की हाइट है वो लगातार डिक्रीज करती जा रही है। फिर जैसे ही एल्टीट्यूड डिक्रीज हुआ प्लांट की हाइट है वो फिर से बढ़नी स्टार्ट हो रही है। एक ही टाइप के प्लांट है ये। तो ये जो वेरिएशंस आई हैं इन प्लांट की अंदर, इसको आप बोलोगे इकोटाइप, ठीक है। अब फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, अब ये देखने के लिए कि क्या ये जो इकोटाइप है क्या ये परमानेंट चेंज हुए हैं इनके अंदर या फिर टेम्परेरी चेंज है, यानी कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज है या फिर जेनेटिकली चेंज है। तो इन्होंने क्या किया, इन सभी प्लांट की जो सीड्स हैं वो इकट्ठे किए और फिर एक लोकल पॉपुलेशन में इनको लगा दिया, यानी कि आप सारे जो प्लांट है ये आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हो अलग अलग हाइट वाले, इन सभी के सीड ले लिए, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, इनको लोकली एक जगह पर प्लांट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सारे प्लांट लगा दिए। जब ये प्लांट उगे तो उन्होंने पाया कि भी जो हाइट है वो अलग अलग है, मतलब जो चेंज हुए हैं, ठीक है, वो परमानेंट चेंज है। क्लियर है। स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर मतलब होती है हाइट में, लीफ शेप में और मोर्फोलॉजी में या फिर फिजियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर में जो चेंज है इन अलग अलग प्लांट में देखने को मिला हुआ है, ठीक है। ये तो आपका इकोटाइप भाई। दूसरा आता है इकोफीन या फिर इकेट्स, ठीक है। ये क्या होता है, ऑब्जर्वेबल फिनोटिपिक वेरिएशंस within a single population of species response to environmental cause and conditions। देखो दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, वहां पर भी चेंज हुआ था लोकल पॉपुलेशन में, ठीक है, सडन चेंज हुए थे, बट वो जो चेंज थे वो परमानेंट चेंज थे। यहाँ पर जो चेंज है वो इन्वायरमेंटल वेरिएशन के कारण हुए हैं, और वो यहाँ पर जो चेंज है ये जेनेटिक नहीं है, केवल मोर्फोलॉजिकल है। मतलब अगेन दो टाइप, एक ही टाइप के प्लांट है, एक अगेन मान लो हिल के टॉप पे ग्रो कर रहा है यहाँ पर, और एक हिल के यहाँ पर बॉटम में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो रेडिएशन है या फिर आप कह सकते हो जो कोल्डनेस है,
वो ज्यादा होती है टॉप पे, तो इनके अंदर तो मोर्फोलॉजिकल चेंज आ जाएंगे। यहाँ पर बर्फ है या फिर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम है या फिर कैसे नॉर्मल है, तो यहाँ पर जो प्लांट है नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं, तो हमें टेम्परेली वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन जब इन दोनों की आप सीड को कलेक्ट करके और तीसरी जगह पे ग्रो करोगे तो दोनों सेम ही होंगे, ये इनमें आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे इकोफीन या फिर इकेट्स भाई। क्लियर है? तो अनलाइक इकोटाइप में हमने क्या देखा था, जेनेटिक डिफरेंस देखा था हमने, लेकिन इको फिनोटिपिक वेरिएशंस होती हैं ऑफन रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होती हैं, लेकिन जो इकोटाइप वेरिएशंस होती हैं दे आर इरिवर्सिबल भाई। ये भी आपने बताना है। इकोटाइप वाली जेनेटिक होगी तो मतलब एक बार अगर चेंज हो गए तो वो हो गए, लेकिन जो इको फिनोटिपिक वेरिएशंस होती हैं दे आर रिवर्सिबल भाई, मतलब एक बार चेंज हो गए तो वापस नॉर्मल हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, और ये जो चेंज होते हैं दे आर रिजल्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम। यानी कि ऑर्गेनिज्म में अगर कोई चेंज हुआ लाइफ टाइम में, कोई भी चेंज हुआ, चाहे वो ड्रोट हो गई, चाहे वो वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई, चाहे वो आपका फ्रोस्ट हो गई या फिर सैलिनिटी हो गई या फिर कोई और भी बायोटिक इंटरेक्शन है, उसकी वजह से जो चेंज आ रहे हैं उनको आप बोलोगे इकोफिनोटाइप या फिर इकेट्स। ठीक है, तो इकोफिनोटाइप वेरिएशंस कैन बी क्वाइट रैपिड एंड डायनेमिक। ये जो चेंज होते हैं ये रैपिड होंगे और डायनेमिक होंगे, यानी कि एक बार वेरिएशंस हो गई, अगले सीजन में हो सकता है सेम टाइप के फ्लावर आ जाएं, सेम टाइप की लीफ आ जाएं। एज दे आर रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स, तो ये क्या होते हैं, दे आर द शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होते हैं टू इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस। दीज वेरिएशंस कैन इंक्लूड चेंज इन द कलर साइज शेप बिहेवियर ट्रेट्स। इसके बाद इकोफिनोटाइप वेरिएशंस आर नॉट नेसेसरी हेरिटेबल, ये हेरिटेबल नहीं होती हैं। ठीक है, यानी कि नहीं होती, नॉट नेसेसरी हेरिटेबल। दे मे डिसअपियर और चेंज व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशन शिफ्ट, तो जैसे इन्वायरमेंटल वापस नॉर्मल आता है, ये जो चेंजेस हुए हैं प्लांट में ये नॉर्मल हो जाएंगे, अगले सीजन में प्लांट वैसे ही ग्रो करने लग जाएगा जैसे पिछले 2 साल पहले वो ग्रो करता था। ठीक है, तो ये आपने बताना है इको फीन्स में या फिर इकेट्स में भी है। तो जो चेंज होते हैं वो एक सीजन में मान लो उसके ऊपर अलग टाइप के फ्लावर या फिर लीफ आ रही हैं, और अगले सीजन में जो लीफ का शेप है, जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगी। तो अगेन इको टाइप क्या था भाई, जेनेटिक अडेप्टेशन है, लेकिन जो इको फिनोटाइप्स है ये शॉर्ट टर्म एनवायरमेंटल इंड्यूस्ड वेरिएशंस है इन ए सिंगल पॉपुलेशन। ठीक है, बोथ कंसेप्ट आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद अडेप्ट देयर सराउंडिंग इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी। तो अगेन दोनों कंसेप्ट अपने अपने जगह पर इंपॉर्टेंट है, इको टाइप एंड इको फिन्स भाई। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी, अडेप्टेशन यहाँ पर परमानेंट होती है, यहाँ पर टेम्परेरी होगी। चेंज इन द जीन, यहाँ पर जीन में चेंज होता है, यहाँ पर जीन में चेंज नहीं होता है। यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो आपने एटलीस्ट ये जो 4 पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये आपने करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका पूरा यहाँ पर खत्म हो